ये एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट का, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का हिस्सा है ये मशीन। लेकिन इसको देने से पहले हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ही चीज है बेसिकली, इसके अराउंड न्यूक्लियस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। और सीपीआर क्या है? सीपीआर है, जैसी आपने ये शक्ति देखी, आपका एक कोलीग, ये टीम वर्क पर डिपेंड है। मैं होगा, डॉक्टर साहब होंगे, कोई स्टाफ होगा, 3-4 लोग होंगे। ये सिंगल पर्सन का काम। जैसे ही ऐसी सिचुएशन होती है, सभी लोगों को रश करना है, उस सीन पर पहुंचना है जहां पर ये हालात हो रहे हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि हमारी लोकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जहां पर हम कुछ कर सके, जगह होनी चाहिए। इंजेक्शन, टेबलेट्स, ये जो मॉनिटर्स वगैरह, जहां पर ऐसी चीजें होंगी जो हमें हेल्प करेंगी पेशेंट को रिससिटेट। उसमें सबसे पहले आप जैसे ही ऐसे हालात देखेंगे तो आप अपने हाथ जो है इनको इस हालत में लाएंगे, इस हालत में लाएंगे। अपना निचला हाथ जो है इसके ऊपर हील ऑफ दिस हैंड, हील ऑफ दिस हैंड और द डॉर्सम ऑफ योर लेफ्ट हैंड। और इस हालत में जब आप आएंगे, ये पेशेंट की लोकेशन होनी चाहिए लगभग आपके नीज से थोड़ा ऊपर। अगर हाई टेबल होगा उस पर आप रिससिटेशन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। अगर ज्यादा नीचे होगा तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। और नंबर 1, सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट और मूव नहीं करनी चाहिए। अगर वो मूव करेगी तो आपका सीपीआर जो है इफेक्टिव नहीं होगा। ये दोनों हाथ जब आप इस हालत में रखोगे, आपका एक कोलीग तब तक हेल्प के लिए बुलाएगा, तीसरा जो है उसकी नब्ज देखेगा, चौथा जो है उसको ऑक्सीजन लगाएगा, दूसरा एक और होगा वो उसको मॉनिटर लगा देगा, और एक और आदमी होगा जो साथ में अलग अलग खतरनाक इंजेक्शन जैसे एपिनेफ्रीन। सबसे खतरनाक इंजेक्शन जो हमारे पास है उसका नाम है एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन बोलते हैं। यही इंजेक्शन जो है ये डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ इन सिचुएशंस में कर सकता है। आप क्या करेंगे? आप अपना सबसे पहले काम करेंगे, वे सारे काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं बताइए? एक देख रहा है कि ये इसकी नब्ज है कि नहीं, सांस है इसको कि नहीं। दूसरा क्या देख रहा है? वो लगा रहा है मॉनिटर, इसको मॉनिटर कर रहा है। कौन सा मॉनिटर? ये जो कार्डियक मॉनिटर है, इसके आगे इलेक्ट्रोड लगा के छाती के 3-4 हिस्सों में वो इसी उन पर लिखे हैं राइट, लेफ्ट, फुट है, सेंटर, एक अर्थ होता है, वो सारे उसको लगा रहा है। इनके लगाने की भी लोकेशन जो है, अगर आप कोई कागज मुझे देंगे तो ताकि मैं आपको ये, अगर ये बेसिकली डमी पर एक इसको किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कागज या रोशनी की किसी का कुछ देखो। अगर हम ऐसे माने, ये इंसान की नेक है, ये उसका ट्रंक है, ये उसका चेस्ट है। इलेक्ट्रोड्स आपको काफी दूर लगाने हैं फील्ड से, ताकि वो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पिकअप करेगा। और राइट, लेफ्ट, बीनीथ द क्लाविकल्स, नियर द शोल्डर जॉइंट्स। उसके बाद एक फुट वाला जो है, इसमें लेफ्ट इलियक फोसा के आसपास लगता है। एक सेंट्रल जो है वो अम्बलिकस के या एपिगैस्ट्रियम के आसपास आप लगा सकते हैं। इनके ऊपर RLF कुछ ऐसे लिखे होते हैं, C लिखे होते हैं, पढ़ के लगाने हैं। इलेक्ट्रोड ऐसे बेकार नहीं लगाने हैं। और आपने क्या देखा कि ये इसका एपिगैस्ट्रिक नॉच है, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक ऐसे लाइन होती है थोरेसिक के जहां एंड होती है, इसको स्टर्नम का, इसके बीच में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम को आप इमेजिनरीली 2 हिस्से कर ले, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। जो इसका निचला हिस्सा है, इसके ऊपर आपने अपने ये हाथ रखते हैं, जिनको आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन में लाया। उसके बाद क्या करना है? आपने अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रख के, ये नहीं बेंड होनी चाहिए, इनको ऐसे अपनी बॉडी का वेट इसके ऊपर डाल के एक एडल्ट में 2 इंचेस डिप्रेस करना है चेस्ट। कितने इंच? 2 इंच। और कितनी बार करना है 1 मिनट में? 100 बार। मतलब 2 मिनट में हमारी बाजों की मसल जो होती है, ये हमारी टांगों के मसल के अलग होते हैं। हमारी बाजू की स्ट्रिप मसल्स होती है, इनके मसल फाइबर होते हैं टू होल्ड थिंग्स
to do things in a particular way. They are not used to heavy exercise. उसके मुकाबले हमारी लेग मसल्स जो है वो फ्लैशी होती है, वो स्ट्रैप मसल्स नहीं होती, वो हेवी एक्सरसाइज करती। हमारी आर्म्स इतनी ही 2 मिनट के अंदर फैटीग हो जाती है, उनके अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जैसे ही बनता है ये फैटीग हो जाती है। तो दूसरा आदमी इतनी देर में 2 मिनट के बाद अपने बाजू ऊपर करके तैयार होना चाहिए। ही शुड बी रेडी एंड कितना 100 टाइम्स पर मिनट। ये 100 टाइम्स पर मिनट और 2 इंच जब हम चेस्ट को डिप्रेस करते हैं तब भी इंसान का नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर खून आगे भेजता है, इसका 1/3 हिस्सा ही इस मरीज को इस वक्त जा रहा है, इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद। ठीक है, ये हमने CPR शुरू किया। इतनी देर में एक दूसरा आदमी आता है, वो उसको देखता है, कहता है सांस में तो नहीं रुकावट है, वो ग्लाउड फिंगर डालता है इसके मुंह में कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है एयरवे में। और एयरवे मेंटेन करने के लिए 1-2 तरीके जो इस वक्त है कि इसकी जो गर्दन है इसको एक्सटेंड किया जाए। सर अगर ऐसे है, हम गर्दन को उठा के सर को एक्सटेंड करें। दूसरा, इसका चिन जो है इसको ऊपर की तरफ खींचे। क्यों ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मल इंसान में क्या होता है, जैसे ही वो बेहोश हो जाता है हमारी मसल्स का टोन होता है, हमारी टंग मसल्स जो है इनका भी टोन होता है जो उसको अपनी पोजीशन पर, लेकिन जैसे ये लूज करता है कॉन्शियसनेस, ये टोनलेस टंग जो है ये पीछे फेरिंक्स की तरफ चली जाती है और सांस की नली जो है बंद हो जाती है। वो अगर कोई एफर्ट करता भी या आपके मूवमेंट के कारण उसको एयर अंदर चला जाता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है एक टांग के। तो जब हम ये करते हैं, हेड को एक्सटेंड, जा को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और ये जो ये चिन है इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, चिन पेशेंट की ऊपर की तरफ चिन लिफ्ट करते हैं। इन मेजर से क्या होता है कि एयरवे पेटेंट हो जाता है, टांग पीछे की तरफ नहीं जा रही है। और ये अगर खुद सांस ले रहा है या जो भी, इसको इस वक्त सांस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी इंपॉर्टेंस है पंप। क्यों? हार्ट शुड स्टार्ट। हार्ट जब स्टार्ट होगा, सर्कुलेशन रिज्यूम होगी, सारे सेंटर्स में जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, सारे सेंटर फिर खुद काम करने लगेंगे। इसलिए क्या करना है, हाँ, अगर आपके पास स्पेयर लोग है, हर 8-10 सेकंड के बाद एक ब्रेथ इसको देने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास एयरवे है, इसके थ्रू इसके अंदर ब्रीथ करना है। अपना एयर जब हम किसी के अंदर डालते हैं, इसमें भी क्वालिटी होती है कुछ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हाइपरकार्बिया क्या है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी सेंटर्स में। हाइपोक्सिया के मुकाबले हाइपरकार्बिया ज्यादा खतरनाक स्टिमुलस है कि भाई सांस लो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो 2-3 चीजें अब हमने किया। हम क्या कर रहे थे, CPR कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, हम एयरवे को पेटेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में हमारा जो मॉनिटर लग गया, हमने एड्रेनलिन, ज़ैलोकार्ड वगैरह इंजेक्शन वगैरह, एमाइडारोन वगैरह लोड किए हुए हैं। इतनी देर में ये सब चीजें हो गई है। दूसरे आदमी ने पिकअप किया CPR, मैंने अब रिदम देखा। इस पेशेंट की रिदम क्या होगी, ECG में हमें क्या दिखेगा? ECG में अगर हम देखेंगे 3-4 चीजें ही देख सकती है। एक तो ऐसी रिदम है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स, जो कि बड़ी हाई रेट 150-160 के ऊपर आ रहे हैं, इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये 1 नंबर जो है, 1 नंबर बीमारी उसको ये हो गई वेंट्रिकुलर टैका। अगर ये होगा तो आपको उम्मीद रखनी है कि मेरा पेशेंट ठीक होने के चांस ज्यादा है। सबसे ज्यादा चांस ये मरीज के ठीक होने के चांस है, क्योंकि ये रिदम इसको बोलते हैं शॉकेबल रिदम। क्या बोलते हैं इसको? इसको DC शॉक देकर ठीक किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी रिदम इसके बाद आती है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी शक्ल होती है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ी होती है ऐसी। इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये भी शॉकेबल रिदम है। ठीक है। इन वक्त में क्या कर रहा है हार्ट? वो कुछ नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ बिजली तेजी से चल रही है और वो
पंप कुछ नहीं कर रहा है, या पंप कुछ कर रहा है वो इनइफेक्टिव है, उसकी पंपिंग अपनी है, ठीक है। तो सीपीआर चलता रहेगा इस वक्त भी सीपीआर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसे आएगा बीच में कुछ, फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। बीच बीच में कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं, या बिल्कुल फ्लैट लाइन जिसको एसिस्टली बोलते हैं। फ्लैट लाइन अगर ऐसे दिखेगी लकीर, उसको बोलेंगे एसिस्टली। ये एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ही खतरनाक है और इनसे मरीज का बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे मरीज को कौन सी प्रॉब्लम है, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है। और अगर वो ऊपर वाले 1 और 2 नंबर होंगे, उसमें चांस है कि इसको जब आप करेंगे रिसस्टेट सीपीआर भी करेंगे, इफेक्टिव सीपीआर करेंगे, और डीसी वगैरह जो हम अब आगे बात करेंगे उन चीजों की जो हम करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सीपीआर चल रहा है, हमने उठाया अपना क्या नाम है इसका, डिफिब्रिलेटर। ये डिफिब्रिलेटर है, अभी ये मत करो, चार्ज मत करो, ये डिफिब्रिलेटर, और इसको बोलते हैं पैडल। ये देखो ऐसे ये गुंजल में होंगे ना पैडल, तो यू विल बी, मतलब उसको कहते हैं ना, बैड वर्क मैन विल बी कर्लिंग विद हिज टूल्स, वी विल ऑलवेज बी कर्लिंग विद आवर टूल्स बिकॉज वी आर बैड वर्क, ठीक है, और थिंग्स आर इन दिस बैड शेप है, ठीक है। अब इसमें 2 पैडल होते हैं, क्या होते हैं, पैडल। एक के ऊपर लिखा है स्टर्नम, एक के ऊपर लिखा है एपेक्स। और ये डिफिब्रिलेटर पहले होते थे मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर होते थे जो करंट को एक सी डायरेक्शन में भेजते थे। बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर आजकल नए जो रिकमेंडेड है, बाहर की रिकमेंडेशन आती है, यूरोपियन स्कूल ऑफ कार्डियोलॉजी की, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन आती है, उसमें अब सिर्फ बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर ही माने गए हैं। क्यों? वो ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर पाते हैं, और उसमें शॉक जो है, करंट चेंजेस इट्स कोर्स बैक टू द सेम पैटर्न फ्रॉम विच इट ऑरिजिनेटेड है। सो मोर करंट इज डिलीवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम, ठीक है। तो और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। उसमें हम 360 तक जाते हैं, इसमें 200, 250, 300 इसमें मैक्सिमम होता है। तो सो बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर हम यूज करते हैं आजकल। और इसमें हमने देखा पैडल है 2, एक पर लिखा है स्टर्नम, एक पर लिखा है एपेक्स। ये स्टर्नम वाला कहाँ जाएगा और एपेक्स वाला कहाँ जाएगा, यह यहाँ शक्ल पर मैं बना के आपको, ये स्टर्नम वाला जाएगा यहाँ और ये एपेक्स वाला जाएगा यहाँ। अब स्टर्नम वाला कहाँ जाएगा, मेरे पर नजर रखोगे तो मेरे फिर जो राइट इलेक्ट्रोड है उससे थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर दूर, लेकिन स्टर्नम से जितना दूर मैं जा सकता हूं वहां पर जाऊंगा। और दूसरा जो एपेक्स वाला है, इफ दिस इज माय निपल, यहां से आप स्ट्रेट लाइन बनाइए और मिड एक्सिलरी लाइन में जाके उसके नीचे जो है एपेक्स वाला पैडल जो है फिट करेंगे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है तारों के बीच में जाने वाली चीज है, क्योंकि तारे इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। हम चाहते हैं शरीर कैसा है, इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर एट ऑल, तो हम चाहते हैं इसको गुड कंडक्टर बनाएं। इसलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर जली डालते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में तेजी से। दूसरा चीज क्या करते हैं हम इस चीज के लिए, हम प्रेस करते हैं ये दोनों पैडल से 10-12 किलो वजन का प्रेशर डालते हैं इंसान के छाती पर, ठीक है। क्यों? फिर से बीच में जो टिश्यूज है, फैट है, मसल है, जो भी है, वो हम कंप्रेस हो जाए, हमारी करंट जो है वो ज्यादा डीप चली जाए और ज्यादा असरदार रोल कर पाए। उसके बाद क्या करते हैं हम, तीसरी चीज, हम इलेक्ट्रोड्स को इतना दूर क्यों रख रहे हैं? हम इलेक्ट्रोड्स को इसीलिए इतना दूर रख रहे हैं कि ज्यादा करंट स्किन या सुपरफिशियल टिश्यूज के मुकाबले डीपर टिश्यूज के, क्योंकि हमारा हार्ट 2-3 सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर स्टर्नम के नीचे होता है, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है डीप टिश्यूज के बीच में पास हो जाए, इसका कुछ हिस्सा जो है हार्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा हम किस चीज को डिफिब्रिलेट करना चाहते हैं। इफ वी आर डिफिब्रिलेटिंग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वीएफ, these are shockable rhythms. So we will be using first shock of 200 joules, then we will increase it
इन कंसेक्यूटिव स्टेप्स, जैसे मैं बताऊंगा, है ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हम इसको वी विल अप्लाई लिबरल जेली। क्यों लिबरल जेली? फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमने जेली ज्यादा नहीं लगाई स्किन जल जाएगी, उधर धुआं उठने लगेगा, वो अटेंडेंट आपको शोर करेंगे, कहेंगे भाई आपने हमारे पेशेंट को जला दिया है, चाहे मर गया था या जो भी था, आपने उसको जला दिया है। वैसा नहीं होना चाहिए। लिबरल अमाउंट ऑफ जेली शुड बी अप्लाइड ऑन दिस इलेक्ट्रोड्स एंड वी शुड कीप देम। हमने ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रोड फिट किए हुए थे उसकी चेस्ट पर, जो उनसे कोई 1-2 सेंटीमीटर दूर किसी को पेस मेकर लगा होता है, उससे भी 3-4 सेंटीमीटर दूर कि इसका डायरेक्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट नहीं आए, जिससे वो रिसेट हो जाएंगे। पेस मेकर अगर होगा वो रिसेट हो जाएगा। पुराने पेस मेकर डैमेज हो जाते थे, उनकी बैटरी खराब हो जाती थी। उसके बाद हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू डिफिब्रिलेट, और हम सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मोड का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का क्या मतलब है? नॉर्मली कार्डियक अरेस्ट में हम एसिंक्रोनस दे रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी का ऐसे कर रहे होंगे, किसी को ये हमने सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया वगैरह होंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे सिंक्रोनस देने की। क्यों? या वीटी है, किसी को वीटी कॉन्शियस पेशेंट है जिसको पल्स वल्स है, हम कौन सा देंगे उसको? हम सिंक्रोनस देंगे उसको। सिंक्रोनी का मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रिक शॉक फिर से अगर हम देखें, यही आर वेव के ऊपर डिलीवर हो जाए, आर वेव के ऊपर डिलीवर हो जाए। ये दूसरे हिस्से जो उनको बोलते हैं एस टी और टी, खासकर ये टी वेव जो है, अगर ये इसके ऊपर पड़ेगा तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करेगा, ये और हालात को खराब कर देगा, है। लेकिन हम कहां पर देते हैं? सिंक्रोनस मोड में उस वक्त देते हैं। लेकिन जब हमारा कार्डियक अरेस्ट का पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वीएफ वगैरह होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एसिंक्रोनस दे रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि ये किस वक्त डिलीवर होगी, वी वांट जस्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी डिलीवर्ड इनटू द चेस्ट। उसके बाद हम इसको चार्ज करते हैं, हम इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और हमने जैसे ही वजन लगाया उधर छाती पर और उसको चार्ज हो गया 200 जूल्स, ये दिखाएगा अवेलेबल है, तो मैं इसको प्रेस करूंगा, इसके पॉइंट जहां से ये डिलीवर करेगा शॉक के लिए, यहाँ लिखा हुआ शॉक है। सो आई विल प्रेस दिस साइमल्टेनियसली दीज 2 बटन्स एंड होल्ड इट। जैसे ही मैं दे दूंगा शॉक, तो इट विल गिव एन पास इलेक्ट्रिसिटी टू द पेशेंट। आई विल सी द मॉनिटर एट वंस, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होते हैं, वीटी या वीएफ, हम पैडल्स को हटाते ही नहीं, हम नजर सीधे मॉनिटर पर ऐसे ही रखते हैं। दूसरा शॉक इतनी देर में दूसरा अटेंडेंट जो हमारे साथ होता है उसको बोलते हैं हमने 200 का हो गया, नेक्स्ट अब 250 वाला देना है, और रिवर्ट नहीं हुआ है, वी अगेन एट द सेम टाइम without lifting our pedals give the next shock of 250 joules and repeat at 300 joule shock। क्यों करते हैं हम ये simultaneously? क्योंकि हमने एक शॉक लगाया, करंट का पाथ बन गया, दूसरा शॉक एकदम से दे दिया और करंट का पाथ फैसिलिटेट हो गया, तीसरा शॉक दे दिया, करंट का पाथ बहुत ही फैसिलिटेट हो गया, और ऐसे स्टैक्ड शॉक्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैक्ड शॉक्स। इनका रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन जो है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हमने जो इंपीडेंस थी, थोरेसिक इंपीडेंस बोलते हैं, जो करंट को पास नहीं होने, वो खत्म कर दी बार बार शॉक देकर, और हमारा लास्ट शॉक हो सकता है कि दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एंड आवर पेशेंट विल रिवर्ट बैक टू। और इतनी देर में क्या कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई हम शॉक देना चाहते हैं, हम सभी को आवाज मारते भाई क्लियर ऑफ, स्टे क्लियर, ठीक। कोई साइन, कोई सिग्नल आपने देनी है, भाई आप लोग पीछे हटो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव ए शॉक। दे दो आप और किसी को भी शॉक दोगे, है ना, उसको भी लगे, ठीक है, हो गया, आपने कर दिया। आपने देखा कि ये क्या नाम है इसका, इसको रिदम क्या आ गया, इज इट आ गया, नॉर्मल रिदम आ गया, तो आप पल्स चेक करोगे। इफ द पल्स इज रिगेन्ड देन वी कैन स्टॉप दिस सीपीआर और वी कैन स्टार्ट अदर मेडिसिन लाइक ज़ाइलोकार, एमोडारोन, जो भी है, कि ये इवेंट प्रिवेंट हो जाए है। लेकिन अगर रिवर्ट नहीं हो गया, अभी वीटी या वीएफ चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, 5-5 मिनट बाद एड्रेनलिन नाम का इंजेक्शन इंट्रावेनसली देते हैं। इंट्रावेनसली पूरा 1 मिलीग्राम देते हैं। एड्रेनलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो इफेक्टिव होता है सीपीआर में। बाकी कोई भी चीज, चाहे एट्रोपिन है, चाहे कैल्शियम है, चाहे सोडा बाइकार्ब है, चाहे
टेम्पररी कार्डियक पेसिंग है, कोई भी चीज अच्छी नहीं मानी गई है सीपीआर में एक्सेप्ट एड्रेनलिन। और एक और इंजेक्शन होता है जिसको वासोप्रेसिन बोलते हैं। कभी कभी एक डोज दूसरा या तीसरा डोज हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एड्रेनलिन ही 3-4 बार यूज करते जाएंगे और 5-5 मिनट के सीपीआर करते जाएंगे, अगर हमें ये रिवर्स हो गया, ठीक है, कलन अगर नहीं रिवर्स हो गया तो हम ढूंढेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है। इतनी देर में हमारा कोलीग जो होगा वो इसका एक एयरवे बनाने की कोशिश कर रहा होगा। क्या सबसे अच्छा एयरवे क्या होगा? कभी कभी लैरिंजल मास्क एयरवेज जैसे चीजें होती है, ऑरोफेरिंजल एयरवे जो कहीं पर भी अवेलेबल होता है। लेकिन इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा सिक्योर एयरवे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की शक्ल में लगानी चाहिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। और एंडोट्रेकियल ट्यूब तो कुछ लोगों ने और हम से कुछ ट्यूब डाली भी होगी है, वो उसको ट्यूब जैसे कभी मैंने भी कई बार यहाँ पर किया है, तो कैसे करते हैं और उसको क्या होते हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट मोर डिटेल्ड प्रोसेस। तो लेकिन एनीवे इस वक्त जो है इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी चाहिए। इस वक्त और भी चीजें देखनी चाहिए कि और कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण मेरे सीपीआर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आईवी लाइन आपने ख्याल रखी है, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जो ऐसे एजेंट्स हैं एड्रेनर्जिक एजेंट्स जो कि हार्ट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले जो नीचे वाले थे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और फ्लैट है, इनमें इलेक्ट्रिक डीसी शॉक देने का कोई बेनिफिट नहीं है, इनमें रिकमेंडेड ही नहीं है। इनमें सिर्फ एपिनेफ्रिन और सीपीआर है, ठीक है। और अगर 15-20 मिनट में सर्कुलेशन रिज्यूम नहीं हुई तो अटेंडेंट्स हैव आल्सो सीन दैट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है। तो तब तक उनका भी मन बन जाता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है।